दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 7 सेट नंबर 7 कह सकते हैं। एवरी सेट में हर सेट में हमने 40 क्वेश्चन किया है। तो क्या इस वीडियो में हम कम करेंगे? नहीं, इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये देखो डेली क्लास चल रही है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है डेली देखते रहो। वन लाइनर नोट्स बना सकते हो तो बनाते रहो। शाम को आपकी 7 बजे क्लास होती है रुकमनी की। ठीक, रीजनिंग की क्लास प्रैक्टिस वाली नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो सकती है, नेक्स्ट मंडे से। और उसी में मैथ टॉप 10 वाली क्लास भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट होगी, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आपको 30 क्लास में। और कुछ पीडीएफ हमारे इसमें स्ट्रैटेजी का है, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएगी। इसके अलावा हमारा साइंस का पीडीएफ है। मैथ जिनका वीक है ना, उनके लिए मैथ के लिए 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके लीजिए, लगाना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 से 10 सेकंड में टाइम दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन पर। आप रुकिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण, ठीक है, विकिरण पायरोमीटर। एक तो हमने कल वाले वीडियो में पढ़ाया था कि सूर्य का ताप मापने के लिए या अत्यधिक दूरी का ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा था, क्या देखा था? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, पूर्ण विकिरण, ठीक है, उत्ताप मापी। लेकिन आज क्या क्वेश्चन है? विकिरण पायरोमीटर की बात हो रही है। इससे आपका कितना तापक्रम मापा जा सकता है? ठीक है, सेम चीज है। यहां पे बात करें 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 है आपका, थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? अब देखो थर्मोकपल क्या होता है भैया। आपने पानी होता है ठंडा रखने के लिए, एक आता है ना जैसे मिल्टन का बोतल आता है, वो थर्मोकपल या ताप युग्मक के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? दो असदृश धातुएं होती हैं, दो असदृश धातुएं। वो क्या करता है, अगर जो इसमें आप पानी डालते हो गर्म तो गर्म ही रहेगा, ठंडा डालते हो तो ज्यादा समय तक ठंडा रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 क्या है? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है भाई? सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसे पायरोमीटर कहा जाता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ठीक है, या विकिरण तापमापी भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? चलिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको फ़ारेनहाइट होता है ना, ताप मापते हो फ़ारेनहाइट में, एक तो मापते हो सेल्सियस में, एक तो मापते हो केल्विन में। ठीक, लेकिन इनका एक होता है, अब फार्मूला होता है जिससे आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो। वो क्या होता है? F-32/9 बराबर C/5 इज इक्वल टू K-273/5। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप याद रखोगे तो फ़ारेनहाइट दिया यहाँ से केल्विन सेल्सियस में बदल लोगे, सेल्सियस दिया है केल्विन में बदल लोगे, या केल्विन दिया है फ़ारेनहाइट में बदल लोगे। ठीक, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। ठीक, तो C/5, C-5 नहीं, ये आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा सी होगा? F-32/9 नहीं, यहाँ पे कौन सा सी होगा बताइए? यहाँ पे हो सकता है F/32, ये तो गलत है। ठीक, C/32 ये भी गलत है। C/5 3 कामन लेते हैं तो 3F ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, F-32 होगा। F-32/9 बराबर कौन सा सही होगा? यहाँ पे गलत है क्या कहीं पे? ठीक है, ये तो सही है, ये मैंने बताया सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला गलत है, शायद टाइप गलत है, इसमें टाइप गलत है। ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, F-32/9 बराबर C/5 बराबर K-273/5। ठीक, ये आपका फॉर्मूला कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, चलिए
आगे चले, क्वेश्चन हम बात करते हैं 6 का। 6 है आपका सेल्सियस तापक्रम को ताप क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप जिस पर जल उबलना शुरू हो जाता है। हिमांक क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर जल जमना शुरू हो जाता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस तापक्रम पर बात करें, आपका जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका उबलने वाला तापक्रम होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या है 7 है आपका, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। परम शून्य ताप अगर जो सेल्सियस पैमाने पर पूछे तो ध्यान रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। देखो मानव शरीर का सामान्य ताप अक्सर पूछा जाता है, आपको केल्विन में भी याद रखना है, आपको डिग्री सेल्सियस पे भी याद रखना है, आपको फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है। ठीक, केल्विन में होता है कितना, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो कहोगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर जो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप कहोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका तीनों ताप होते हैं, तीनों याद रखना है। आपसे केल्विन पूछा है तो 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है भाई, 9 है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों पर एक समान होता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा ताप एक समान होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर, -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, न्यूनतम संभव ताप कौन सा है। न्यूनतम संभव ताप अगर जो आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। ठीक, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना दिया भैया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, सेल्सियस पैमाने पर पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक आपको समीकरण बताया था F-32। क्या बताया था, F-32/9 बराबर C/5 बराबर K-273 बटे आपका 5 होता है। ठीक, ये आप फार्मूला यूज करोगे, आप लगा लोगे। ठीक, चलिए यार लोग कॉल करने लगते हैं तो चलो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, तो आपको क्या दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस निकालना तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक, तो फ़ारेनहाइट दिया 212, तो 212 - 32/9 बराबर C/5। अब इसको सॉल्व करोगे, 212 में से 32 घटा दो, कितना आएगा भाई, 212 में से 32 घटाओगे आपका लगभग 180 आएगा। 180/9 बराबर C/5। 180 9 से घाटेगा 20 बार में, और 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो C बराबर आ गया 100। ठीक है, तो ये आपका सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, केल्विन पूछता तो यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन निकाल देते। ठीक, अब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री बराबर होगा भैया, F-32 होता है ना, F-32/9, और सेल्सियस पैमाने पर कितना है 0/5। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ये 9 इधर आएगा तो F-32 आपका 9 का गुणा 0 में होगा, कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और ये 32 उधर ले जाओगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा आपको खुद से करने होंगे। ठीक, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह सेल्सियस पे किस तापक्रम के बराबर होगा, मैंने बताया भी था। लगभग में आपका निकालोगे तो 36.89 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है। यानी कि आपसे पूछा है फ़ारेनहाइट तापमान पर जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या है भाई, 15 है आपका, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। ठीक है, अब पता नहीं शायद आएगा या नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस में 60 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। भाई निकाल लोगे ना, आए निकाल लेना आप, इसका अंतर आप निकाल लेना। F-32/9
बराबर C/5। सी की जगह पे आप 60 रखोगे, F निकल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा। चलो इसका आंसर होगा लगभग में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग में क्या पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में क्या बताया था मैंने? 98.6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 क्या है? 18 है आपका क्या है भाई? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है या विशिष्ट उष्मा होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई? धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे होते हैं? देखो धातु की चायदानी होती है, अगर जो मैं बात करूँ उसमें लोहे का हैंडल लगा लोगे भाई, लोहा उष्मा का चालक होता है तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा। लेकिन लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है, इसलिए लकड़ी गर्म नहीं होती और आप उसे बिना गर्म के हाथ से पकड़ सकते हो। ठीक, तो क्या कहोगे? लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है भाई? देखो गर्म पानी के मोटे कांच पर अगर जो आप पानी छिड़कोगे ना तो उसमें क्या होगा? वह कांच विस्तारित या गिलास विस्तारित होने की कोशिश करेगा और टूट जाएगा। अचानक ही गिलास विस्तारित होने की कोशिश करेगा, टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्या भाई? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा, किस ताप पर मैक्सिमम होगा? तो पानी का घनत्व की बात करें मैक्सिमम क्या होगा? ठीक है, 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री तक अधिकतम होगा, बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी या बी दोनों कह सकते हो क्योंकि दोनों वही सेम ऑप्शन है। 22 की बात करें, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो पहले क्या होता है? जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले क्या होती है? पहले क्या होती है? पहले कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 23 क्या है? यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो जल का आयतन क्या होगा? पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। आयतन, आयतन की बात हो रही है ना? हाँ आयतन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 24 क्या है भाई? 24 है आपका, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं भाई? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों के कारण, सीधी सी बात है, गर्मियों के कारण ऑप्शन के हिसाब से देखें, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह सकते हो इसमें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 की बात करें, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो लंबाई बढ़ेगी तो इसमें, लेकिन चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, 26 की बात करें, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियां जिसमें इस प्रकार से लोलक लगी होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो लोलक होती है गर्मियों में उसकी लंबाई में प्रसार होता है, लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से उसके दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोटर का आयतन क्या होगा भाई? घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, ये होगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों भाई? क्यों? बोतल में पानी भरते हो और उसे जमने देते हो तो बोतल टूट क्यों जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक, इस कारण से बोतल टूट जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 29 क्या है भाई? 29 है आपका, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30 है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है भाई? इसका भी रीजन वही होगा, गर्मियों पर, इस गर्मियों में क्या होगी? स्टील प्रसार करेगी, फैलेगी, तो फैलेगी तो थोड़ा सा जगह तो चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल पर जल का तापमान क्या होगा? ये होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। शीतकाल में जब ठंड में से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव क्या, देखो झील होती है ना, जम जाता है, आप सोचते हो मछलियां भी जम जाती हैं, ऊपर जल जम जाता है, नीचे नहीं जमता, नीचे मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक है, मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 क्या भाई? ऊष्मा के संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है? तो 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? क्या आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका स्वयं नहीं जाते एक स्थान से दूसरे, तो चालन ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये स्वयं नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में आपका संवहन विधि द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विद्युत केतली में पानी गर्म होती है किसके कारण? तो ये आपका जो मेथड होता है ये होता है संवहन मेथड, ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात कर लेते हैं, 37 क्या है भाई? 37 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये आती है आपका विकिरण, किस माध्यम से? विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो किस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? तो विकिरण, विकिरण ही राइट आंसर होगा जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन है भाई? पारा, पारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखो हम डेली लेके आ रहे हैं ना, तो आपका भी दायित्व तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, PDF आप बाई ज़रूर करो, थोड़ा सा मुझे मोरल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।